हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप मुझे देख रहे हो या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। वैसे तो बहुत रात में ये वीडियो शूट हो रहा है ना। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एक फोर्स होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए ये लॉ बनाया गया, उसके लिए लॉ दिया गया और इस लॉ को दिया है हमारे न्यूटन साहब ने, न्यूटन अंकल ने। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, उसको समझने से पहले हम थोड़ा देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने से पहले हम देखेंगे कि फोर्स क्या होती है। तो फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में यदि चेंज आया है, वो रेस्ट से मोशन में गई है, मोशन से रेस्ट में गई है, तो उसके पीछे का कॉज होगा क्या? फोर्स, है ना। तो फोर्स अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, आई होप कि आप सभी लोग मोशन और लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट करके ही इधर आए होंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम क्या देखते हैं, हमारे सामने चीजें होती हैं कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही, बॉडी एक्सेलरेट कर रही, या बॉडी ने कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना। अच्छा, इनके ये सब चीजें हो क्यों रही है, इनके पीछे का कॉज क्या है? तो इनके पीछे का कॉज होता है अपना फोर्स। क्या होती है? फोर्स। तो आइए हम देखते हैं कि फोर्स क्या होती है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के पीछे का कॉज होती है फोर्स ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सपोज कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, उसकी वेलोसिटी अब हो चुकी है v, है ना। तो उस चेंज के पीछे का जो कॉज है वो फोर्स है। मतलब फोर्स इज दैट कॉज विच चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में जो चेंज ला दे वो कहलाती है फोर्स। तो देखते हैं फोर्स कितने टाइप की होती है। तो हमारे सिलेबस में ना 2 टाइप की फोर्सेस पढ़नी है अपने को। 2 टाइप की फोर्सेस तो देखिए, पहली होती है अपनी कांटेक्ट फोर्स, है ना, और दूसरी होती है अपनी नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये कांटेक्ट फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स मतलब 2 ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आए ना, और तब वो एक दूसरे पे फोर्स लगाए, तब वो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा हो, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे फोर्स लगा रहा हो, सॉरी, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, है ना। तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सी होती है अपनी? कांटेक्ट फोर्स में आती है अपनी नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, है ना, घर्षण बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन। ये सब अपनी कांटेक्ट फोर्स है। जब तक आप कांटेक्ट में नहीं आओगे, तो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक ये चीज नहीं लगने वाली। अब अपनी आती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में अपनी आती है सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, वही जो 2 चार्जेस के बीच में लगती है, हाँ वही, है ना। और एक और होती है अपनी, उसके बाद आ जाती है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो 2 मासेस के बीच में लगती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अपनी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? जब 2 ऑब्जेक्ट या 2 चीजें, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट या 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में ना आए, बट उनमें फोर्स लग जाए, है ना। इसका सबसे सही एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो अपनी मैग्नेटिक फोर्स है, जो अपन को पढ़नी नहीं, मेन अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़नी है। तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब एक नॉर्मल अपने ऑब्जर्वेशन से जो अपने पास मतलब मौजूद रहती हैं चीजें, तो मैग्नेट आपके पास, सबके पास मौजूद रहता होगा। मैग्नेट को सपोज उसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आई थिंक सबको पता होगा, है ना। तो जो उसका नॉर्थ पोल है, सपोज वो रखा हुआ है, और हमारे हाथ में एक और मैग्नेट है जिसका कि नॉर्थ पोल लेके हमने उसके नॉर्थ पोल की तरफ आगे बढ़ाया है। हम जब देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे हम उसके पास आ रहे हैं, वो और दूर होता जा रहा है, वो और दूर होता जा रहा है। अच्छा, फोर्स को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे वर्क डन करें और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि हमने एक फोर्स अप्लाई की है उसमें। क्या अप्लाई की है? फोर्स अप्लाई की है। यहां पे आप देखो कि हम उसके कांटेक्ट पे नहीं आए, बट वो मैग्नेट पीछे की तरफ चला गया, मतलब उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट आ गया तो कुछ वर्क डन हो गया, मतलब हमने कुछ वर्क डन किया है, मतलब हमने कुछ फोर्स लगी है, फोर्स लगाई है ना। तो ऐसी फोर्स जो बिना कांटेक्ट के लग जा रही है, उस मैग्नेट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिना कांटेक्ट में आए, उस मैग्नेट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बिना कांटेक्ट में आए। हाँ, यही है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जब 2 ऑब्जेक्ट बिना कांटेक्ट में आए, एक दूसरे पे फोर्स लगा जाए, तो हम उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। तो ये 3 नॉन कांटेक्ट फोर्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक,
है ना, जो दो चार्जेस पे लगती है, सपोज एक क्यू पॉजिटिव वाला है, एक और क्यू, है ना, तो ये जो होती है ये लाइक लाइक चार्जेस पे लग जाती है, ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों तरह की होती है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये केवल ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होती है, मतलब दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, है ना। चलिए तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इस स्टेटमेंट से, देखते हैं कि न्यूटन साहब इस लॉ में क्या बोल रहे हैं, है ना। ग्रेविटेशनल जो लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये भी न्यूटन अंकल ने दिया था, उनके सर पे वो सेब गिरा था ना, हाँ वही वाली कहानी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो क्या कहता है ये, तो इट स्टेट्स दैट every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये कह रहा है, ये लॉ क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। इट स्टेट्स दैट, है ना, every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of separation between them, square of distance between them, है ना। तो क्या कह रहा है ये कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो मासेस है ना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक फोर्स से, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स की जो वैल्यू है वो उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उन दो मासेस के बीच का जो सेपरेशन है ना, जो डिस्टेंस है उन दोनों मासेस के बीच की, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो चलिए इसको छाप लीजिए थोड़ा, उसके बाद हम इसको फॉर्मूले वाइज समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। टिक टिक 1 2 3, चलिए ठीक है, मिटा दें, है ना। और कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, मेन है हम इसके फॉर्मूले को अगर अच्छे से समझ लें तो हमसे ये पूरा लॉ जो है ना लिखते आ जाएगा एग्जाम में, है ना। चलिए तो सपोज लेट देयर इज टू मासेस, 2 पॉइंट मासेस बोल सकते हैं, 2 पॉइंट मासेस भी लिख दो, 2 मासेस m1 and m2 and separation between them कितनी है, r सपोज, है ना। तो देखो अपने पास यहां पे दो मासेस हैं, m1 और ये है m2, ठीक है। इस वाले का मास है m1, इस वाले का मास है m2, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, है ना, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो इनके सेंटर से लगती है ना। मतलब ये वाला अट्रैक्ट करेगा उसको और ये वाला अट्रैक्ट करेगा उसको। तो मैं यहाँ पे दो फोर्सेस बना देता हूं,
इसको मैंने नाम दे दिया F12, इसको मैंने नाम दे दिया F21। अच्छा समझो, इसको मैंने F12 F21 क्यों नाम दिया, है ना, 12 और 21 नहीं लिखे ये। इसका मीनिंग ये है कि F1 पे हम वो फोर्स दिखा रहे हैं जो इस पे लग रही है, और सॉरी M1 पे जो फोर्स लग रही है हम उसको दिखा रहे हैं, और M2 पे जो फोर्स लग रही है हम उसको दिखा रहे हैं। अच्छा F12 क्या है? F12 फोर्स है जो M1 पे लग रही है ड्यू टू M2, मतलब जो इस वाले ने इस पे लगाई है, भाई ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा ना, और ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये F12 है वो M1 पे लग रही है ड्यू टू M2 मास, एंड ये F21 जो M2 पे लग रही है ड्यू टू M1 मास। तो F1 लगा रहा है कौन? M2 सेकेंड वाला, और इसी को, इस फोर्स को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। F12 मतलब F1 वो फोर्स जो M1 पे लग रही है ड्यू टू M2 मास, एंड F21 वो फोर्स जो M2 पे लग रही है ड्यू टू M1 मास, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अच्छा मैंने एक चीज लिखाना भूल दिया यहाँ पे, इन दोनों बीच, इनके सेंटर से सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो है R, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और ये जो F12 F21 है ना, इनको मैं सीधे F लिख देता हूं। क्यों लिख देता हूं? क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी इक्वल फोर्सेज हैं। कैसी फोर्सेज है? सॉरी इक्वल फोर्सेज हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। इक्वेशन नंबर 1। भाई यही बात बोली जा रही है ना स्टेटमेंट में कि जो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना। ये दो मासेस हैं, और इस लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है ना। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, है ना। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिला के यहाँ पे लिख दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? M1 M2/r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल हटाओ, तो प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट आया, इस बार कांस्टेंट आ जाएगा ये G। यहाँ पे ये G कांस्टेंट आएगा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद। तो F इक्वल टू G M1 M2/r स्क्वायर। ये वैल्यू होगी उस फोर्स की जो दो ऑब्जेक्ट के मासेस, दो मासेस वाले ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही होगी। वो दोनों इस फोर्स से, ये दोनों मासेस वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। किस फोर्स से? F इक्वल टू G M1 M2/r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अपने दिल में उतार लेंगे, है ना। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में, दिल में, जहां भी उतारना बहुत ही अच्छे तरीके से उतार लेना। ये वही फोर्स है जिससे मैं आप हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे मैं आप और हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा आपने दिमाग में तो ये आया होगा ना कि सपोज, मतलब कोई भी पास रखा ऑब्जेक्ट है, सपोज ये है ना, मैंने इसको यहां से छोड़ा, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो हम इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको मेरे पास आना चाहिए, बट ये गया कहां? नीचे। नीचे क्यों गया? उसका रीजन ये है कि एक इतना बड़ा मास है यहाँ पे जो हमें भी अपने पास खींच के रखा है, और इस चौक को जो मैंने छोड़ा ये मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि एक बड़ा मास इसको खींच गया, और वो है अर्थ। अर्थ का बहुत बड़ा मास होता है और वो हमसे ज्यादा फोर्स लगा रही है इस चौक पे, इसलिए ये चौक उसके पास जाकर गिरी, ना कि हमारे पास टकराई, है ना। चलिए तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। तो ये हमें मिल गई है वैल्यूज फोर्स की जो दो मासेस के बीच में लगती है ना। और यहां पे ये जो G होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी दो मासेस पे जो फोर्स लगेगी ना, वहां ये G की वैल्यू हर जगह इतनी ही रहेगी। इस G की वैल्यू होती है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये होती है इसकी यूनिट। अच्छा इसको मिटाने बहुत गंदा सा हो गया है, इसके बाद हम समझते हैं। ठीक है ना। तो इन दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास आ चुकी है। F इज इक्वल टू, तो मैं बड़े अच्छे से यहां पर लिख लेता हूं, F इज इक्वल टू क्या है? G M1 M2/r स्क्वायर, है ना। और इसकी यूनिट आएगी न्यूटन, फोर्स है ना। ये G यहां पे क्या है? G है यहां पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m और m2 दो बॉडीज के मास है, r स्क्वायर, r जो है इन बॉडीज के इन मासेस के बीच का सेपरेशन है ना। तो अब देखिए क्या करते हैं, इस g का फाइंड द यूनिट ऑफ g। इस g की यूनिट फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, g की यूनिट फाइंड करना है ना, बाकी सभी को उधर ले जाओ। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन। क्या यूनिट होती है, न्यूटन। आर स्क्वायर सेपरेशन है ना, कोई डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, मीटर में। किस में लेते हैं, मीटर में। तो मीटर का स्क्वायर है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन है तो अपॉन m1 m2 मासेस है, मासेस किस में मेजर किया जाता है, केजी में, तो केजी इंटू केजी। तो इसका यूनिट कैसे निकल आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये हो गया क्या, यूनिट ऑफ जी। तो जी की यूनिट आप फाइंड अगर करने बोले तो ये है, और ये वो फोर्स है जिससे इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के कोई भी दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं और आप भी, बट हम दोनों अट्रैक्ट, एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर चिपक क्यों नहीं पा रहे हैं, इसलिए चिपक नहीं पा रहे क्योंकि ये जो फोर्स आ रही है ना, ये जो फोर्स हमारे बीच लग रही है, मेरे आपके बीच, या इस किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच, या किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच, हमारे उसके बीच जो फोर्स लग रही है, इसकी वैल्यू बहुत कम है। और वैल्यू बहुत कम है बिकॉज ऑफ अवर मासेस। जो हमारे मास है उसके हिसाब से, उसके कारण ये जो फोर्सेस हमारे बीच में लग रही है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से आके चिपक जाए। क्लास में बैठते हो ना, है ना, तो अब आप बैठे हो, सुंदर कन्या बैठी हुई है, तो वो सुंदर कन्या आपसे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप दोनों के बीच में फोर्स तो लग रही है, मगर उस फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि आप लोग अब अट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। हाँ, बट एक ऐसा मास है जो आपको अट्रैक्ट करके रखा है, अर्थ का बहुत बड़ा मास है, तो आप उससे अट्रैक्ट हो, आप उसके ऊपर हो, आप उससे बिल्कुल चिपके हुए हो, है ना। क्यों, क्योंकि अर्थ जो आप पे फोर्स लगा रही है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है ना, इसलिए आप उस इतनी है कि आप उससे अट्रैक्ट हो, वरना आप अर्थ पे नहीं होते आज, है ना। और सामने वाली सुंदर कन्या पे क्यों नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है ना। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, कैसे ये फोर्स इतनी कम होती है कि हम अट्रैक्ट नहीं हो पाते, है ना। लेट वी हैव टू मासेस 1 kg, 2 kg के दो मास है मतलब अपने पास, है ना। सपोज अपने पास m1 इक्वल टू 1 kg है और m2 इक्वल टू भी 1 kg है, एंड सेपरेशन कह लो, डिस्टेंस कह लो, बिटवीन देम कितना है, 1 मीटर है। तब उन दो मासेस जिनका की वेट कितना है, 1 kg और सेपरेशन है 1 मीटर, कितना है, 1 मीटर, तब उनके बीच जो फोर्स लगेगी, है ना, फोर्स बिटवीन देम कितनी होगी, वो होगी F इक्वल टू, अभी फाइंड किया था, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। चलो वैल्यूज पुट कर दो, तो F इक्वल टू G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 कितना है 1, m2 कितना है 1, सेपरेशन कितना है 1 का स्क्वायर, है ना, 1 1 1, है ना। F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट 1 मीटर के हैं और 1 kg के हैं और उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, फोर्स जो उनके बीच में एक्ट करेगी वो कितनी होगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। आप खुद दिमाग लगाओ, आप खुद सोचो, एक किलोग्राम के दो सपोज कोई मासेस है, आप उनको रख दो, क्या वो अट्रैक्ट होंगे, ऑब्जर्व करोगे, नहीं होंगे। रीजन ये है, अच्छे से देखो, गौर से देखो, ये जो फोर्स आई है ना, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, ये -11 है, फोर्स कितनी होगी, 6.67 अपॉन 10 की पावर 11। आप खुद सोचो, 6.67 को आप डिवाइड कर रहे हो 10 की पावर 11 से, कितनी छोटी वैल्यू आएगी, मतलब 1 से कितनी, 0 से कितनी छोटी वैल्यू आएगी, खुद सोचो आप। अब इतनी फोर्स, अगर इतनी बहुत कम फोर्स लग रही है, तो कैसे दो चीजें अट्रैक्ट हो सकती है, कैसे दो मासेस अट्रैक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।